सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कॉमन पेपर की हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर 10 टॉपिक्स आपके पूछे जाने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो फ्रेंड्स, 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 10 टॉपिक्स यहाँ रहेंगे और इन सब टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास सिर्फ 30 डेज का टाइम रहता है और इस लिमिटेड टाइम में आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जितनी ज्यादा कोशिश हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम ये फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। ये एक तरह से आप लोगों की रिवीजन भी रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान यानी बेसिक मॉडल है? तो फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट रहेगी। ए और बी जो दोनों ऑप्शन है आपकी, ये दोनों ठीक रहेंगी। अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों ही कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान हैं, बेसिक मॉडल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट रहेगी, विषय का ज्ञान, क्योंकि जब तक उसे अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को क्या सिखा सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिक नीड रहेगी किसी की भी टीचर बनने के लिए, वो हमारी हो जाती है सब्जेक्ट का नॉलेज होना, विषय का ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको यहाँ पर नहीं है बताना है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, आप सबके सामने है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर दिया गया है। और फ्रेंड्स, हमारी ये उसी बुक के क्वेश्चन है जिससे हमने खुद अपनी प्रिपरेशन की थी और यहीं से प्रैक्टिस करके हमने भी इस एग्जाम को क्रैक किया था। तो फ्रेंड्स, सत्य बताना है। देखिए, शिक्षण सिर्फ एक कला है, तो शिक्षण केवल एक कला तो नहीं है, ये बात भी सत्य नहीं है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। और शिक्षक सदैव पैदाइशी ही होते हैं, ये बात भी गलत है। तो हमें क्या बताना है, कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं कही गई है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दी गई है, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शिक्षक के द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। तो डिजायरेबल जो स्किल्स होती है किसी भी टीचर की, वो बस यही होती है कि जो बात वो अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं वो उसके स्टूडेंट्स समझ सकें, और यही मोस्ट डिजायरेबल स्किल होती है। सबसे वांछित कौशल इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, इनको आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में शिक्षण का सत्र दिया गया है और सूची 2 में जो मुख्य प्रस्तावक है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो स्मृति का सत्र है वो हर्बर्ट, इन्होंने ही इसको प्रस्तावित किया है। ग्रहण शक्ति सत्र ये मॉरिसन, इसका फर्स्ट का फर्स्ट रहेगा, सेकंड का सेकंड रहेगा और थर्ड का थर्ड रहेगा। विचारशील जो सत्र है इसके प्रस्तावक हंट माने जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट रहेगी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न सत्रों का सही क्रम है? आपको यहाँ पर सही क्रम बताना, सीक्वेंस बतानी है। देखिए, स्मृति सत्र, बोध सत्र और चिंतनशील सत्र, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमारा स्मृति सत्र होता है और उसके बाद ही बोध सत्र आता है और थर्ड नंबर पर होता है फिर चिंतनशील सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? आपको स्वतंत्र चर यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षक। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? तो आपकी कौन सी विधि है वो हमें बताना है। देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, जो एनालिटिकल और सिंथेटिक ये विधि होती है, ये प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में यहाँ पर शिक्षण सूत्र दिए गए हैं और सूची 2 में मुख्य प्रतिपादक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 1 का 1 है, 2 का 2 है, थर्ड का थर्ड है, यानी संपूर्ण से अंश की ओर जाना, यह शिक्षण सूत्र दिया है। इसके मुख्य प्रतिपादक है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। सेकंड है स्व अध्ययन, जो सेल्फ स्टडी होती है, इसके प्रतिपादक है डाल्टन।
थर्ड है भावना का प्रशिक्षण, इसके प्रतिपादक हैं मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। ये विज्ञान एवं कला दोनों है, क्योंकि ना तो ये कला है ना ही केवल विज्ञान है, तो ये विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 सत्रों को दर्शाता है? तो कौन सा क्रम दर्शाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 सत्रों को दर्शाता है। शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगी। यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। जो पहले शिक्षण की पद्धति थी उसमें शिक्षक की ज्यादा अहमियत होती थी, टीचर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में जो यहाँ पर मेन चेंज हो रहा है वो ये है कि ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी को ही प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी, शिक्षकों के द्वारा भी। और ये सही भी है, क्योंकि शिक्षा बालक के लिए होती है, न कि बालक शिक्षा के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षार्थी केंद्रित अगर शिक्षा रहेगी तो यहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास होने की पूरी संभावना रहेगी। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, अंडरगोगिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है नमूदार, ऑप्शन सी है मापने योग्य यानी स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। तो ये ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी ऐसे ही लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए देखिए, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र चर तो शिक्षक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर गलत है। और ऑप्शन बी है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित शिक्षण सत्र में कौन सा सत्र कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगी, चिंतनशील सत्र। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट रहेगी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, ये कहलाता है पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये बता दिया गया है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। जो एप्लीकेशन है ये ऐसा शब्द है जो पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम सत्र कौन सा है? आपको यहाँ पर हाई लेवल बताना, उच्चतम सत्र कौन सा है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का? तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी सत्र पर शिक्षण को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल राइट हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित। जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो हमारी दर्शाती है सत्तावादी सत्र को। जो प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी वो शिक्षक प्रधान रही थी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भारतीय शिक्षण पद्धति है इसमें आदर्शवाद का, आइडियलिज्म का यानी सत्तावादी सत्र का होना बहुत ही कॉमन रहा है। बरसों से यहाँ पर शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड न होकर टीचर सेंटर्ड ही रही है। तो इस तरह जहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है वो दर्शाता है शिक्षा के सत्तावादी सत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो यूजीसी नेट का
कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जो एग्जाम है वो टाइम से पहले आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका पेपर लेंथी होता है तो बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सूची 1 में विशेषताएं बताई गई हैं, सूची 2 दर्शन दिया गया है, मतलब कौन सा दर्शन है और उसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिया करके सीखना, ये किसमें होता है, ये व्यवहारवाद में, प्रैग्मेटिज्म में रहता है। तो फर्स्ट का हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। और सेकंड का फ्रेंड्स पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, तो ये होती है प्रकृतिवाद की विशेषता, नेचुरलिज्म की, ठीक है। तो हमारा सेकंड का 1 हो जाएगा। देखिए आंसर में भी यही दिया हुआ है। थर्ड का है 2, तो थर्ड हमारा सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, तो ये होता है आइडियलिज्म, आदर्शवाद की विशेषता होती है। नंबर 4 पर है आपका यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, तो ये हो जाता है रियलिज्म, यानी यथार्थवाद की विशेषता मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा या कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित हैं। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर प्रयोग करना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर जो ट्रू नहीं है वो आपको बताना, जो सच नहीं है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। तो फ्रेंड्स एजुकेशन और टीचिंग ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही अवधारणा नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है अवधारणाओं का ज्ञान होना, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी है निर्णय लेने का कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाती हैं, ठीक है। अवधारणाओं का नॉलेज होना भी, शिक्षण का कौशल का जो टीचिंग स्किल है या टीचिंग के कॉन्सेप्ट है उनका नॉलेज होना, और डिसीजन लेने की जो स्किल होती है, ये सारे के सारे शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, आपको बताने हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर राइट हो जाएगी। उपरोक्त सभी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रकृति का पालन करना, ये जो चारों चीजें हैं ये चारों की चारों अध्यापन के सिद्धांत हैं, टीचिंग मैगजीन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता या दर्शाते हैं। ऑप्शन ए हमारी राइट हो जाएगी, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, शिक्षण सिद्धांत। यहाँ पर पूछा है कि कौन से शब्द जब क्लास में टीचिंग होती है तो वहाँ पर विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, मतलब हम जो कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रेजेंट कर सके, तो इन नियमों के लिए हम किसको प्रयुक्त करेंगे, जो हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो शिक्षण सिद्धांत है ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वो विकल्प सिलेक्ट करनी है जिसमें शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो देखिए, अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। तो ये तीनों ही चीजें शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को, अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी।
जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से शिक्षण सम व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। शिक्षकों के द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। तो जब शिक्षक छात्रों को सिखाएंगे और समझाएंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा शिक्षण होता है वो प्रभावी बनता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दार्शनिक दिए गए हैं और सूची 2 में दर्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से दर्शन का कौन सा दार्शनिक प्रतिपादक है या उसका समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, टैगोर है फर्स्ट हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पर। बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण होता है, 1 का 3। सेकंड का 4th है विवेकानंद, इन्होंने क्या कहा था, योग शिक्षा का एक माध्यम है, ठीक है। और 3rd नंबर पर है हमारा महात्मा गांधी, इन्होंने कहा है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, इस दर्शन का ये समर्थन करते हैं। 4th नंबर है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। ऑप्शन 2 इसकी मैचिंग की है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का 3rd, सेकंड का 4th, 3rd का 1 और 4th का 2 आंसर हमारा सही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यह किसने कहा है, शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की उक्ति है ये और अक्सर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो आपसे वो एक्टिविटी पूछी गई है जो टीचिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले उद्देश्यों का निरूपण होना चाहिए, शिक्षण अनुदेशन की योजना हमें बनानी चाहिए और छात्रों की रुचि के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जो तीनों चीजें हैं ये तीनों ही आनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, ठीक है। जो डिजायरेबल चेंज होता है हमारे स्टूडेंट के बिहेवियर में, वो शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। जो सबसे मोस्ट डिजायरेबल टारगेट हम जिसे कह सकते हैं टीचिंग का, वो यही होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके व्यवहार में जो भी परिवर्तन अपेक्षित है और हमारी टीचिंग के द्वारा वह वांछनीय परिवर्तन उनके व्यवहार में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टीचिंग का उद्देश्य है वह सक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पर शिक्षण का जो सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है वो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा या कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है? यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षण कौशल में नैपुण्य भी होना चाहिए, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में भी निपुणता होनी चाहिए, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में भी नैपुण्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। तो ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, ठीक है। सफल शिक्षक तभी हो सकता है अगर उसे अपने विषय का, अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है, क्योंकि अगर वह अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखता है, उसको हर कंसेप्ट क्लियर है, तभी वह अपने स्टूडेंट को हर चीज को अच्छे से समझा सकता है और उसका शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि एक शिक्षक अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स जिसमें आपकी राय जानी जाती है या क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है, वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल एक बार समझ के कर लीजिएगा। वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी रोंग ही नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पुस्तकें लिखना, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना तो ये तो कानूनी गलत हो जाएगा।
शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना। तो पारिश्रमिक वाले कार्य करके कोई अध्यापक अपनी आय को बढ़ा सकता है या उसे बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये उपाय यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग दिया गया, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, मतलब पार्ट टाइम दूसरी जॉब करना, तो ये बिल्कुल बेहुदी चीजें हैं, ठीक है ना। ये किसी भी टीचर के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये उपाय नहीं करने चाहिए। ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी। पुस्तकें लिखकर इस उपाय के जरिए कोई भी टीचर अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तो उसे ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, मतलब अच्छा उपाय इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब आप प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं और आपके साथ जो शिक्षक सहयोगी हैं उनको किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, तो बिल्कुल करेंगे। ऑप्शन बी विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ऑप्शन सी है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। हम ये तीनों ही कार्य करेंगे। एक प्राचार्य के रूप में जब हमें अपने शिक्षक सहयोगियों को किसी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाएगा तो हम ये तीनों ही कार्य जरूर करेंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट रहेगी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। मतलब जो वो अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहता है वो उसके स्टूडेंट समझ जाएं, ठीक है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वह शिक्षक एक प्रभावी संप्रेषक है, ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित करने के लिए जो वह सिखाता है उसके छात्रों को उसका मीनिंग जरूर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। मतलब अगर टीचर को अपनी टीचिंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, ज्यादा प्रभावशाली बनाना है शिक्षण प्रक्रिया को, तो वह जो शिक्षार्थियों का पूर्व नॉलेज होता है, उनका पहला ज्ञान होता है, उस प्रीवियस नॉलेज के साथ जो अब वो पढ़ा रहा है उसको जोड़ते हुए अगर वह किसी नए कॉन्सेप्ट को सिखाता है या समझाता है तो वो शिक्षण प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित अगर वह करता है तो। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा होता है। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना, ठीक है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित जो रिजल्ट होना चाहिए वो यही होता है कि हम स्टूडेंट्स की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करते हैं। विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि करना, ठीक है, यह उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस कर लेते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हमारे, क्योंकि 100 के करीब इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो फ्रेंड्स जो बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।